हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन बात कर रहे हैं इनकम टैक्स में इनकम फ्रॉम सैलरीज, वेतन शीर्षक की आय। वेतन शीर्षक की आय की गणना कैसे करते हैं, ये अपन आज की इस क्लास में डिस्कशन करने वाले हैं। ये इनकम फ्रॉम सैलरी का अपना पहला लेक्चर है। 2-3 लेक्चर की श्रृंखला में अपन इस चैप्टर को पूरा करेंगे। सबसे पहले देखिए जो अपन ने यहां पर लिया है, इनकम फ्रॉम सैलरी यानी वेतन शीर्षक की आय। और वेतन शीर्षक की आय के संबंध में महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है। महत्वपूर्ण सिद्धांत का तात्पर्य यहां पर यह है कि इस शीर्षक के अंतर्गत किस प्रकार की आय को शामिल करेंगे और किस प्रकार की आय को वेतन शीर्षक की हेड में शामिल नहीं करेंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण है। यदि कोई इनकम है जो इस हेड में शामिल ही नहीं होनी है तो उसको छोड़ देंगे। तो यहां पर सिद्धांत में क्या क्या सिद्धांत हैं। सबसे पहला जो सिद्धांत है, कर्मचारी नियोक्ता का संबंध, कि वेतन शीर्षक के अंतर्गत केवल वही आय, वही प्राप्तियां शामिल की जाती हैं जो प्राप्तियां कर्मचारी को अपने नियोक्ता से हो, अर्थात प्राप्त करने वाला एम्प्लॉई और चुकाने वाला एम्प्लॉयर। एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर का रिलेशन यदि है तब तो प्राप्त होने वाली राशियां यानी जितनी भी इनकम है वो वेतन शीर्षक के अंतर्गत शामिल होगी। यदि कर्मचारी और नियोक्ता का संबंध नहीं है तो फिर ऐसी प्राप्तियां भले ही वेतन के नाम से ही क्यों न हो, वेतन शीर्षक के अंतर्गत शामिल नहीं होती है। जैसे उदाहरण के लिए हमने लिया यहां पर एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी संसद के सदस्य, और विधानसभा के सदस्य, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी, एमएलए। एमपी और एमएलए को भी वेतन के नाम से पैसा मिलता है जब तक वो 5 साल कार्यकारी अवस्था में रहते हैं, ये अपन सब जानते हैं। लेकिन एमएलए को, एमपी को मिलने वाला वेतन शीर्षक की आय के अंतर्गत शामिल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि एमएलए और एमपी चुनाव के द्वारा वहां पर लोकसभा या विधानसभा में जाते हैं। इनकी नियुक्ति नहीं होती है, इनका कोई नियोक्ता नहीं होता है। जैसे कोई कर्मचारी है तो कर्मचारी यदि सरकारी कर्मचारी है तो सरकार उसकी नियोक्ता है और कर्मचारी उसका कर्मचारी है। लेकिन एमएलए एमपी का नियोक्ता कोई नहीं है, क्योंकि एमएलए एमपी मिलकर के जो विधानसभा और संसद बनाते हैं वही तो सरकार कहलाती है। तो इनका कोई नियोक्ता नहीं होता है और चूंकि इनका नियोक्ता नहीं है इसलिए इनको शामिल प्राप्त होने वाला वेतन, इनको प्राप्त होने वाले भत्ते वेतन शीर्षक की आय में शामिल नहीं होते हैं। ये नहीं है कि इनका टैक्सेबल है, टैक्स फ्री है। यहां केवल इतना सीख रहे हैं कि एमएलए एमपी का वेतन शीर्षक की आय में शामिल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इनका कोई नियोक्ता नहीं होता। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट बहुत आसान सा है जो याद रखना है कि वेतन यानी सैलरी, मजदूरी यानी वेजेज, पारिश्रमिक यानी रेमुनरेशन, इनमें कोई अंतर नहीं है। किसी कर्मचारी को वेतन के नाम से पैसा मिल रहा है तब भी इनकम फ्रॉम सैलरी कहलाएगी। किसी कर्मचारी को मजदूरी के नाम से, दिहाड़ी के नाम से अगर पैसा मिल रहा है उसके नियोक्ता से तो वो भी इनकम फ्रॉम सैलरी में ही शामिल होगा। अर्थात उस कर्मचारी को मिलने वाली राशि वेतन के नाम से है, मजदूरी के नाम से है अथवा पारिश्रमिक के नाम से है, इस बात से कहीं कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात ये सारी की सारी तीनों चीजें वेतन शीर्षक में शामिल होती है। तीसरी बात, स्वेच्छा से कर्मचारी अपनी इच्छा से वेतन का त्याग कर देता है और वो त्याग करता है जनहित में
अर्थात पब्लिक इंटरेस्ट में अपना वेतन छोड़ देता है अथवा सरकार को देने के लिए अपना वेतन छोड़ देता है, तो ऐसा जो वेतन उसके द्वारा छोड़ा गया है या त्याग किया गया है वो वेतन टैक्स फ्री होता है, कर योग्य नहीं होता है, कर मुक्त होता है। ऐसे वेतन को इनकम फ्रॉम सैलरी के लास्ट अमाउंट के कॉलम में, टैक्सेबल अमाउंट के कॉलम में नहीं लाते हैं। लेकिन खास बात क्या है कि ये स्वेच्छा से छोड़ा जाए और सरकार को देने के लिए या जनहित में छोड़ा जाए। जैसे जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है और इस कोरोना काल में सभी सरकारों की हालत बड़ी खराब हो रही है, सभी व्यापारियों की हालत भी खराब हो रही है, तो कर्मचारियों का जो पैसा काटा जा रहा है और वो सरकार के फंड में जमा हो रहा है, मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा हो रहा है, तो वो ऐसा जो पैसा जमा हो रहा है, ऐसी जो कटौतियां हो रही है, वो सारी की सारी टैक्स फ्री हो जाएगी। अन्यथा अन्यथा टैक्सेबल है। अन्यथा टैक्सेबल है का मतलब क्या हुआ कि यदि कोई कर्मचारी अपनी इच्छा से कहे कि मैं तो वेतन नहीं लेता, तुम भले ही मत ले, उसको टैक्स फिर भी चुकाना पड़ेगा। अगर वो सरकार को देता है अपना वेतन तो टैक्स फ्री है, अगर सरकार को नहीं देता है, नियोक्ता के पास छोड़ देता है, तो वो टैक्सेबल है। चौथा पॉइंट, कर मुक्त वेतन, टैक्स फ्री सैलरी। अब देखिए ये टैक्स फ्री सैलरी, कर मुक्त वेतन क्या होता है। बहुत सारी कंपनियां अपने कर्मचारी के साथ जब अनुबंध करती हैं तो कहती हैं कि हम आपको कर मुक्त वेतन देंगे। तो कर मुक्त वेतन का तात्पर्य ये नहीं है कि ऐसे वेतन पर कर नहीं लगता है, टैक्स तो लगता है, लेकिन जो टैक्स लगता है कर्मचारी के वेतन पर, वो टैक्स कर्मचारी की तरफ से उसका नियोक्ता चुकाता है, उसका मालिक चुकाता है। तो कर्मचारी के लिए ये वेतन क्या हो जाता है, कर मुक्त। हमें क्या करना है कि जो प्राप्त वेतन यानी कर्मचारी को जितनी सैलरी रिसीव हो रही है प्लस नियोक्ता द्वारा चुकाया गया कर, नियोक्ता ने कर्मचारी के लिए जितना टैक्स चुकाया है उसको जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे। उसके अलावा अन्य भी कोई यदि कटौती की गई है तो वो भी प्लस कर देंगे। इस प्रकार से जो राशि आती है वो एक तरह से ग्रॉस सैलरी, और जो ग्रॉस सैलरी होती है वो टैक्सेबल होती है, कर योग्य होती है। क्या याद रखेंगे कि यदि किसी कर्मचारी को कर मुक्त वेतन मिलता है, कर मुक्त वेतन मिलता है, तो जितना वेतन उसे मिला है, जितना रिसीव हुआ है, वो टैक्सेबल नहीं है, बल्कि कौन सा टैक्सेबल होगा, जो उसके द्वारा, जो नियोक्ता के द्वारा जो कर चुकाया गया वो भी उसमें जोड़ दिया जाएगा, अन्य जो कटौतियां की गई है वो भी उसमें जोड़ दी जाएगी, और जोड़ने के बाद जो टोटल आता है, जो ग्रोस आता है, वो ग्रोस सैलरी उसके लिए कर योग्य होती है। पांचवा और अंतिम बिंदु हमने रखा है कि नियोक्ता के अतिरिक्त या नियोक्ता के अलावा अन्य किसी से भी प्राप्त आय वेतन शीर्षक में शामिल नहीं होती है। ये पहला ही नियम है जिसको हम रिपीट कर रहे हैं यहां पर। नियोक्ता से कर्मचारी को जो पैसा प्राप्त हो रहा है वो तो इनकम फ्रॉम सैलरी में शामिल होगा, लेकिन नियोक्ता के अतिरिक्त अन्य लोगों से जो कर्मचारी को पैसा प्राप्त हो रहा है, प्राप्त करने वाला तो कर्मचारी है लेकिन चुकाने वाला, देने वाला नियोक्ता नहीं है, तो ऐसी इनकम वेतन शीर्षक की आय के अंतर्गत शामिल नहीं होती है। ये याद रखना है। जैसे उदाहरण के लिए लें कि यदि मान लीजिए कोई टीचर है, कोई प्रोफेसर है, तो वो कॉलेज में या स्कूल में पढ़ाने के साथ साथ में परीक्षा का भी कार्य करता है, एग्जामिनेशन वर्क, एग्जाम में भी ड्यूटी करता है। तो एग्जामिनेशन वर्क या परीक्षा कार्य करने के लिए उसे कुछ अतिरिक्त तो पैसा दिया जाता है। इसी तरीके से वो कॉपी जांचने का कार्य भी करता है, तो कॉपी जांचने का जो कार्य किया जाता है उसके लिए उस कर्मचारी को विश्वविद्यालय से या बोर्ड से कॉपी जांचने का अतिरिक्त पैसा दिया जाता है। ये जो परीक्षा का कार्य है, ये जो कॉपी जांचने का कार्य है, इनके बदले में जो राशि, जो पारिश्रमिक प्राप्त हो रहा है, वो पारिश्रमिक देने वाला उसका नियोक्ता नहीं है, बल्कि अन्य विश्वविद्यालय है या बोर्ड है। तो इस प्रकार के कार्य के लिए जो पैसा मिल रहा है वो पैसा वेतन शीर्षक की आय में शामिल
नहीं होता है। तो ये 5 बातें खास तौर से प्रारंभिक बातें हैं जिनको हम ध्यान रखेंगे कि इन सिद्धांतों के आधार पर किसी प्रकार की आय को वेतन शीर्षक की आय के अंतर्गत शामिल करें अथवा नहीं करें, ये पता चलता है। ये 5 सिद्धांत हम याद रखेंगे, तब हमें पता चलेगा कि किसी पर्टिकुलर इनकम को वेतन शीर्षक की आय के अंतर्गत शामिल करना है अथवा नहीं करना है। अब आगे बढ़ाते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी की गणना कैसे करते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी, या यूं कहें कि टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21, ये हमारा असेसमेंट ईयर 2020-21 कर निर्धारण वर्ष के लिए वेतन शीर्षक की कर योग्य आय की गणना। और हमने पहले ही सीख लिया है कि 2020-21 कर निर्धारण वर्ष में कौन सी आय या कौन सी प्राप्ति लेंगे, जो प्रीवियस ईयर 2019-20 से संबंधित हैं। तो ये एक स्टेटमेंट बनाते हैं। इस स्टेटमेंट में लास्ट में ये अमाउंट का कॉलम है, और ये अमाउंट का कॉलम, इसमें कौन सी अमाउंट आती है, टैक्सेबल अमाउंट, टैक्सेबल कर योग्य राशि, यानी जो कर मुक्त राशि है। जैसे ये टैक्स फ्री राशि थी, ये टैक्स फ्री राशि इस कॉलम में शामिल नहीं होगी। अब इसमें कौन कौन सी, सबसे पहले लेते हैं बेसिक सैलरी। नंबर 1 पर हमेशा बेसिक सैलरी यानी मूल वेतन कहें या केवल सैलरी कहें। सबसे पहले सैलरी कितने समय की लेनी है, 12 महीने की। कौन से 12 महीने की लेनी है, ये प्रीवियस ईयर 2019-20 यानी 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 के बीच का जो 12 महीने का समय है, उस 12 महीने का मूल वेतन हमें यहां पर लेना है। सारा का सारा टैक्सेबल होता है। उसके अलावा बोनस और कमीशन जो कर्मचारी को प्राप्त हो रहा है, अपने नियोक्ता से प्राप्त हो रहा है, वो भी सारा का सारा टैक्सेबल होता है। जितना प्राप्त हुआ है प्रीवियस ईयर में, जितना प्राप्त होना है प्रीवियस ईयर में, वो सारा ले लेंगे। उसके बाद आता है अलाउंसेज, भत्ते। कर्मचारी को मूल वेतन, बोनस, कमीशन के अलावा उसकी कुछ अतिरिक्त आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, या महंगाई जो बढ़ रही है, उस बढ़ती हुई महंगाई के जीवन निर्वाह को संतुष्ट करने के लिए कुछ अतिरिक्त राशि प्रति माह स्थिर रूप से दी जाती है, वो भत्ते कहलाते हैं। अलाउंसेस, मूल वेतन के अलावा प्रति माह स्थायी राशि जो दी जाती है, वो भत्ते कहलाते हैं। भत्ते कई प्रकार के हैं, इनकी डिटेल अपन बाद में पढ़ेंगे। यहां केवल ये समझना है कि जो भत्ते हैं, सबसे पहले देखेंगे कि किस प्रकार का भत्ता है, कितनी राशि मिल रही है। जितनी राशि मिल रही है ये यहां बाहर अमाउंट के कॉलम में नहीं लिख रहे हैं, अमाउंट के कॉलम में टैक्सेबल लिखना है, या बाहर लिखा। और इसमें से लेस टैक्स फ्री यानी भत्तों में से कुछ राशि कर मुक्त भी होती है। कुछ भत्ते ऐसे हैं जो पूरी तरह कर मुक्त होते हैं, कुछ भत्ते ऐसे हैं जो थोड़ी राशि में कर मुक्त होते हैं। तो ये कर मुक्त राशि यहां पर घटाने के बाद जो बचेगा वो टैक्सेबल और टैक्सेबल पोर्शन यहां लिखेंगे। उसके अलावा ग्रेच्युटी, पेंशन, जब कर्मचारी रिटायर हो जाता है तो रिटायर होने वाले वर्ष में और रिटायरमेंट के बाद उसे ग्रेच्युटी और पेंशन और कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति भी मिलती है। ये भी सारी कर मुक्त भी होती है, कर योग्य भी होती है। तो टोटल राशि जो प्राप्त हुई है यहां लिखेंगे, इसमें से टैक्स फ्री घटाएंगे और घटाने के बाद कॉलम में लिख देंगे ये टैक्सेबल राशियां आ रही है। उसके अलावा परक्विजिट्स, सुविधाएं, किसी भी कर्मचारी को अपने नियोक्ता की तरफ से कुछ सुविधाएं दी जाती है, वस्तुओं के रूप में, सेवाओं के रूप में जो सुविधाएं दी जाती है, उनका कर योग्य मूल्य ज्ञात करके यहां लिखेंगे। इस तरह से इन सारी राशियों का टैक्सेबल वाले कॉलम का टोटल जब करेंगे तो ये टोटल कहलाएगा ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी। देखिए किसका टोटल हो रहा है, टैक्सेबल का, लेकिन टैक्सेबल का टोटल होते ही क्या कहला रहा है, ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी। इस ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी में से कुछ कटौतियां घटाई जाती हैं, लेस डिडक्शंस, और डिडक्शन घटाने के बाद जो बचता है वो टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी कहलाती है। तो अब हमें इस चैप्टर में ये सारी चीजें क्रमशः
डिटेल में सीखनी है। इनके संबंध में नियम क्या है, जैसे भत्ते, कौन कौन से भत्ते हैं जो कर योग्य होते हैं, कौन कौन से भत्ते हैं जो कर मुक्त होते हैं, इसी तरीके से सुविधाएं कौन कौन सी है, ग्रेच्युटी के संबंध में नियम क्या है, पेंशन के संबंध में नियम क्या है, कंपनसेशन के संबंध में नियम क्या है, ये सारे के सारे रूल रेगुलेशन हमें डिटेल में सीखने पड़ेंगे, तब जाके ये इनकम फ्रॉम सैलरी की कैलकुलेशन हम कर पाएंगे। आज अपन छोटी सी बात करते हैं, बेसिक सैलरी, मूल वेतन। मूल वेतन की गणना कैसे करते हैं। मूल वेतन दो तरह से हो सकता है, एक तो स्थिर मूल वेतन, जैसे किसी कर्मचारी के लिए कह दिया कि 5,000 रुपए प्रतिमाह वेतन है, तो ये स्थिर हो गया 5,000 रुपए प्रतिमाह। जनवरी का भी 5,000, फरवरी का भी 5,000, मार्च का भी 5,000, हर एक महीने का 5,000। तो यदि 5,000 रुपए प्रतिमाह है तो हम बेसिक सैलरी 12 महीने की कैलकुलेट कर लेंगे। 5,000 इंटू 12 यानी यहाँ कितना आ जाएगा, 60,000 रुपए आ जाएगा। दूसरा होता है सैलरी ग्रेड, वेतन श्रृंखला, वेतनमान या वेतन श्रृंखला। तो सैलरी ग्रेड, अब सैलरी ग्रेड क्या होती है, जैसे मान लीजिए किसी कर्मचारी के लिए सैलरी ग्रेड दिए 8,500, 10,000, ऐसे, ये सैलरी ग्रेड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब कर्मचारी की नियुक्ति होती है उस समय पर 8,000 रुपए प्रति माह वेतन होगा। कर्मचारी की नियुक्ति हुई, नियुक्ति होते ही प्रति माह वेतन कितना होगा, 8,000। जब उसकी सेवा का पूरा 1 वर्ष यानी 12 महीने पूरे हो जाते हैं तब उसे 500 रुपए वेतन वृद्धि दी जाती है, यानी इंक्रीमेंट। ये वृद्धि, ये वेतन की वृद्धि कब होगी, 500 रुपए 12 महीने होने के बाद। यानी पहले साल वेतन 8,000 रुपए प्रति माह, दूसरे साल वेतन 8,500 रुपए प्रति माह, तीसरे साल वेतन 9,000 रुपए प्रति माह, चौथे साल वेतन 9,500 रुपए प्रति माह। इस तरीके से 500 रुपए प्रति वर्ष बढ़ते जाएंगे। कब तक, जब तक इसका वेतन ये 10,000 रुपए नहीं हो जाता। 10,000 होने के बाद वो आगे दूसरे तरीके से बढ़ने लग जाता है। ये सैलरी ग्रेड। अब सैलरी ग्रेड यदि हमें दी हुई है तो बेसिक सैलरी कैसे कैलकुलेट करेंगे, कि मान लीजिए कि किसी कर्मचारी की नियुक्ति 1 जनवरी 2018 को हुई, अपॉइंटमेंट, नियुक्ति यदि 1 जनवरी 2018 को हुई तो 1 जनवरी 2018 से उसका वेतन हो जाएगा 8,000 रुपए प्रति माह। कब तक, जब तक 1 साल नहीं होता। 1 साल हो गया उसका 31 दिसंबर 2018 को, तो 31 दिसंबर 2018 या वापस कहें 1 जनवरी 2019 से उसका वेतन कितना हो जाएगा, 8,500 रुपए। अब हमें यह वेतन कौन सा लेना है, 1 अप्रैल 2019 से। तो 1 अप्रैल 2019 से उसका वेतन कितना रहेगा, 8,500। लेकिन यह 8,500 कब तक रहेगा, दिसंबर तक। यानी अप्रैल से लेके अप्रैल टू दिसंबर तक तो रहेगा 8,500 इंटू 9 महीने। और दिसंबर के बाद वापस जब जनवरी 2020 आएगी तो उनका वेतन 500 रुपए फिर बढ़ जाएगा। तो अब वेतन हो जाएगा कितना, 9,000 रुपए। 9,000 रुपए वेतन कितना, 3 महीने का। इस तरीके से 8,500 9 महीने के लिए, 9,000 रुपए 3 महीने के लिए, ये बेसिक सैलरी यहां आएगी। तो ये हमें खास तौर से ध्यान रखना है। अब इसमें भी थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, और वो ये है कि ये जो सैलरी है, सैलरी ग्रेड है, अगर सैलरी ग्रेड वेतनमान हमें प्रश्न में दिया हुआ है तो हमें देखना है कि सरकारी कर्मचारी है या अन्य कर्मचारी। यदि सरकारी कर्मचारी है तो वेतन की गणना 1/3/2019 से 28/2/2020 तक के लिए करनी है। क्यों, क्योंकि किसी भी सरकारी कर्मचारी का वेतन अगले महीने की पहली तारीख को ड्यू माना जाता है। अर्थात मार्च का वेतन कब माना जाएगा, अप्रैल में मिलेगा, और अप्रैल में ही ड्यू माना जाता है। इसलिए अप्रैल की जगह कहां से लेना है, मार्च। यानी अप्रैल में कौन सा वेतन मिल रहा है, मार्च वाला मिल रहा है। इसी तरह से फरवरी में कौन सा वेतन मिल रहा है, जनवरी वाला मिल रहा है।
तो सरकारी कर्मचारी का वेतन लेना है हमें 1 मार्च 2019 से 28 फरवरी 2020 तक, जबकि अन्य कर्मचारी के लिए हमें वेतन लेना है कौन सा, 1 अप्रैल 2019 से 31/3/2020 तक का वेतन लेना है। यह हमने बेसिक सैलरी की बात करी। बेसिक सैलरी के बाद बोनस, कमीशन सारे के सारे कर योग्य होते हैं जो गत वर्ष से संबंधित होते हैं। अब आगे अपन बात करेंगे अगली क्लास में अलाउंसेस यानी भत्ते, कौन कौन से भत्ते हैं और कितने कितने कर योग्य होते हैं, कौन कौन से भत्ते कर मुक्त होते हैं, ये सारी बातें अपन अगली क्लास में करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।